फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं धांसू ट्रिक्स के साथ कि यहाँ पे अगर आपको सी टेट को पास करना है और 130 प्लस से ज़्यादा नंबर आपको लाने हैं तो यहाँ पे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपको ध्यान रखना है। और पिछली बार जो बच्चे थे जिनके काफी अच्छे स्कोर आए तो उन्होंने किस तरीके से अपने एक टारगेट को सेट किया था कि मुझे ये जो है इसको अच्छे नंबर से सीटेट को क्वालिफाई करना है। तो आज पूरी यहाँ पर चीजें हम ऑल ओवर चीजें डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो आने वाला एग्जाम है वो बेहतर हो सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो यहाँ पर रणनीति आज हम बताने वाले हैं आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और लास्ट में एंड में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली हैं। तो यहाँ पे अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से आप अपने जो एग्जाम है उसमें बेहतर स्कोर करेंगे। यहाँ पे कुछ आपके ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी सबसे पहली बात तो पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स जो है वो कब काम करते हैं। ये काम जो है वो तब करते हैं जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, है ना। यानी अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, आजकल क्वेश्चन काफी घुमा के पूछता है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं जो आपके पुराने क्वेश्चंस आते थे 2016 तक। अब उस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सीटेट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, लेवल को कर दिया है अब। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से घुमा के देंगे कि वो आपसे पूछेंगे नॉर्मल ही, लेकिन आपको वो लगेगा कि अरे मैं इन्होंने पूछा क्या है, हमको तो समझ ही नहीं आया। तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड से पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यानी अगर आपने क्वेश्चन ही पढ़ने में चूक कर दी है ना, अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं ढंग से पढ़ा तो आपका आंसर 100% गलत होगा, वहीं पे आप मार खा जाओगे। और मैंने देखा भी है, जब भी मैंने पेडागोजी कराई है तो आप लोग, मैंने देखा है कि कभी कभी आप लोग क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो, उसमें पूछा गया है नहीं, जल्दबाजी में आपने कह दिया कि जो भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है, जो भी बड़ा सा आपको पैरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दिख रहा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव ABCD में जो सबसे बड़ा है उसको आपने कर दिया टिक कि मैम यही सही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और खासकर अब तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे पेपर। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको क्लियर करना है, यानी आपके जो टॉपिक दिए गए हैं उनको क्लियर करना है। अब वो टाइम नहीं है कि आपने जो सबसे बड़ा ऑप्शन देखा सिर्फ उसको यहाँ पर टिक कर दिया। ये आपके बाद की अलग चीज है कि अगर आपको आता ही नहीं है तब तुक्का लगाने के लिए ये बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हम एक जेन्युइन बात करें तो अब ऐसी चीजें जो हैं ये आयोग भी जो है वो भी आपके साथ अब खेलने लगा है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, आप देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं, इन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिए गए हैं, यहाँ पे अगर आपके क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव में पूछे गए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विभिन्नता है। अगर विभिन्नता है चीजों में या फिर विविधता है तो बिल्कुल पॉजिटिव माना जाएगा, बिल्कुल सही है ना। अगर विभिन्नता है और विविधता है
चीजों में, यानी भिन्न भिन्न चीजें, तो उसको आप समस्या कठिनाई के रूप में नहीं लेंगे। यहाँ पे विभिन्नता और विविधता को आप किस में लेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव में लेंगे। यानी अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, हर बच्चे में कुछ अलग अलग डिफरेंसेस होंगे। यानी कोई बच्चा हो सकता है गेम्स में अच्छा हो, तो कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी होगी, है ना, तो कोई बच्चा जो है वो कोई रोल प्ले बहुत अच्छा कर लेता होगा। यानी हर बच्चा जो है उसकी अलग अलग क्वालिटीज होंगी, है ना, तो उसको हमें यहाँ पर पॉजिटिव में ही लेना है। साथ ही साथ बच्चा कैसा हो, सक्रिय हो, यानी एक्टिव बच्चा रहे। आपको ऐसा माहौल तैयार करना है कि बच्चा एक्टिव रहे, यहाँ पर सहभागी, यानी बच्चा हर चीज में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, यहाँ पर हर चीज में भाग ले। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा आपको देनी है। यानी यहाँ पर अगर समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो बिल्कुल पॉजिटिव माना जाएगा। यानी आपको किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं लगने देना है कि आप जो हो उससे अलग व्यवहार कर रहे हो एक शिक्षक के रूप में, है ना, या फिर उसको निग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर आपकी कक्षा में सब हिंदी भाषी बच्चे हैं, कोई आ गया कन्नड़ मलयालम वाला तो आपने उसको इग्नोर कर दिया। नहीं, आपको उसकी भाषा को भी महत्व देना है, उसकी भाषा को भी उसको बोलने के अवसर देना है। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। कोई दिव्यांग है ना, विकलांग बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उनको अलग से पढ़ाना है, क्या उनको सभी के साथ समान रूप से शिक्षा यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। साथ ही साथ बच्चे क्रियाशील हों, हर बच्चा हर एक्टिविटी में भाग ले, बच्चा खुद करके सीखे, खुद करके चीजों को सीखना, यहाँ पर करके सीखने पर बल दिया गया है कि बच्चा जब खुद से ही चीजें करेगा तब ही सीखेगा, है ना। जितना ज्यादा बच्चा जो है खुद से जितनी ज्यादा एक्टिविटीज करेगा गेम्स के जरिए, यानी पेन है, अगर वो पेन को तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, या कुछ ऐसे गेम्स बच्चे को दिए गए तो बच्चा उसमें खुद ही अपनी चीजें कुछ ना कुछ करके और खुद ही नई चीजें जो है वो सीखेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अवसर देने की बात कही गई है। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने के यहाँ पर या फिर भाग लेने के ज्यादा से ज्यादा क्या देने चाहिए, हर फील्ड में बच्चे को अवसर देने चाहिए कि बच्चा हर फील्ड में क्या हो, एक्टिव हो। हर एक बच्चे को आपको अवसर देना है। साथ ही साथ बच्चों को प्रोत्साहित करते रहना है, यानी प्रोत्साहित करना बच्चे को। साथ ही साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ये नहीं है कि अगर प्रतिभाशाली बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, तो उसे अदर एक्टिविटीज में भाग नहीं लेना है कि ये तो पढ़ाई में अच्छा है तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग नहीं लेगा, या फिर ये गेम्स में भाग नहीं लेगा वरना इसके अंक कम हो जाएंगे आना। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चे का ओवरऑल विकास हो, यहाँ पर हर बच्चे का इस पर महत्व दिया गया है। इस पर कहा गया है कि बच्चे का ओवरऑल विकास हो, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही दिशा में एक ही चीज पर विकास करना है। साथ ही साथ सहपाठी अधिगम होना चाहिए, यानी बच्चों के जो साथ अदर कक्षा में जो ओवरऑल बच्चे हैं, बच्चे के साथ जो उनके सहपाठी हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ बच्चों को गतिविधि करानी चाहिए, जैसे समूह गतिविधि, कि बच्चों को ग्रुप में कोई काम दे दिया गया है ना, और बच्चे अपने सहपाठियों से सीख भी रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं और नई नई चीजें जो है वो सीख रहे हैं। तो सहपाठी अधिगम बच्चों को कराना चाहिए। साथ ही साथ आकलन जो है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आपको साल के अंत में उनके अंकों के द्वारा आप करेंगे, है ना, उनकी वार्षिक परीक्षा या फिर मासिक परीक्षा लेकर आप करेंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे का निरंतर आकलन करते रहना है ना, निरंतर आकलन बच्चे का करते रहना है समय समय पर। ये नहीं है कि उनके अंकों के द्वारा सिर्फ आपने बता दिया कि ये प्रतिभाशाली बालक है और ये कमजोर है, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक्टिविटी में बच्चा किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है,
क्या कर रहा है, पढ़ने में कैसा है, लिखने में कैसा है बच्चा गेम्स में कैसा है, बच्चे का ड्रेसिंग सेंस कैसा है, यानी बच्चे का ओवरऑल आकलन करना है और आपको निरंतर करना है। ये नहीं है कि आपको साल के अंत में करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि वास्तविक जीवन से बच्चों को जोड़ना। यहाँ पर सबसे पॉजिटिव आपकी बात क्या कही गई है कि बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकी ज्ञान नहीं देना है, बच्चों को उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर आपको नए ज्ञान की ओर लेकर जाना है। यानी बच्चे को जो पहले से ज्ञात है, जो बच्चों ने वास्तविक जीवन में अपने देखा सुना समझा है, उन चीजों से जोड़कर आपको उनको नया ज्ञान देना है। यानी स्कूल में अगर आप बच्चा आया है तो उनके वास्तविक जीवन से जोड़कर उनको नई नई चीजें सिखानी है, इससे बच्चा बेहतर तरीके से सीखेगा। यहाँ पर बल दिया गया है संरचनावाद पर। संरचनात्मक रूप से बच्चों को चीजों को सिखाना है और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी शिक्षा आप दे रहे हैं वो बाल केंद्रित होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग आपकी शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होगी, यानी बच्चे को आपको हर जगह क्या करना है, सर्वोपरि रखना है। बच्चे की गलती है नहीं है, बच्चा क्या कर रहा है, आपको उसको दंड नहीं देना है, सजा नहीं देना, उसको बस समझाना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझाना है। और जितनी भी चीजें, जो भी एक्टिविटीज आपके स्कूल में हो रही हैं, ऑल ओवर सारी चीजें क्या होंगी, बाल केंद्रित होंगी, बाल केंद्रित होंगी। यहाँ पर शिक्षक केंद्रित कोई भी चीज नहीं होगी। इस पे अगर आपने ध्यान दे दिया तो आप CTET पास हो जाओगे बिल्कुल। निगेटिव टैग वर्ड्स जो है हमारे, अब निगेटिव कुछ टैग वर्ड्स हम देख लेते हैं जो CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव माने जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि बच्चों के साथ, किसी भी बच्चे के साथ आपको कोई भी भेदभाव नहीं करना है और बच्चे के मन में भेदभाव की भावना भी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे कि आप बच्चे से क्या अदर बच्चों से कुछ अदर बिहेव कर रहे हो और कुछ बच्चों से कुछ अदर बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ किसी भी बच्चे को दंड नहीं देना है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे अगर आप क्लास में कठोर अनुशासन बना के रखते हैं तो ये आप बच्चों के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, बच्चा इससे डरा और सहमा हुआ, बंधा हुआ महसूस करेगा। यानी बच्चा अपनी बात को आपके सामने ना तो रख पाएगा, ना ही खुल के वो अपनी बातें या अपनी भाव विचारों को अभिव्यक्त कर पाएगा, और ना ही वो अच्छे से पढ़ पाएगा यहाँ पर आपकी कक्षा में। तो कठोर अनुशासन आपको नहीं रखना है। साथ ही साथ बच्चा निष्क्रिय ना हो, बच्चा एक्टिविटीज में भाग लेता रहे, यानी बच्चे का सक्रिय होना बहुत जरूरी है। तो निष्क्रिय वर्ड अगर आपको कहीं पे मिल गया तो वो भी निगेटिव में आएगा। बच्चे पर आपको किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना है, कोई भी दबाव बच्चे के ऊपर नहीं बनाना है। साथ ही साथ अभी अभी आपको बताया कि आपका जो शिक्षण है वो कहीं पर भी कोई भी चीज आपकी शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, सबसे एंड में जो है वो शिक्षक को रखा जाएगा, यानी जो भी होगा बाल केंद्रित होगा। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर शब्द मिल जाए याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना, रटना जैसे शब्द, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो बिल्कुल निगेटिव होते हैं। अगर आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है कि बच्चों को याद नहीं कराना है, स्मरण नहीं कराना है, कंठस्थ नहीं कराना है, चीजों को रटाना नहीं है। साफ साफ एनसीएफ में दिया गया है कि रटंत विद्या बच्चे को नहीं करानी है। बच्चों को आपको क्या करना है, चीजों को समझाना है। यानी चाहे आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज के जरिए, गेम्स के जरिए आप बच्चों को क्या नई नई चीजें सिखाएंगे, ना कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान देके बच्चों को रटाएंगे। यहाँ पे रटाना नहीं है और पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर केंद्रित नहीं होना है।
बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़कर आपको नए नए ज्ञान देना है, नई नई चीजें बच्चों को सिखानी है, ना कि सिर्फ जितना पाठ्य पुस्तक में है उतना ही करना है। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आपको कुछ बातें ये ध्यान रखनी है जो आपके यहाँ पर CTET के लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्या होंगी वो, कि आप लोग यहाँ पे सबसे पहली बात जो है, यहाँ पे 100% जो शिक्षक हैं यानी आपको अपने, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, खुद को क्या रखना है, 100% यहाँ पे सच्चा रखना है। यानी 100% आपको अपने आप को, 100% अपने आप को यानी टीचर यानी शिक्षक, यानी आप पेपर दोगे, एक शिक्षक के रूप में आप चीजों को बताओगे, है ना। तो आप एक शिक्षक के रूप में अगर बता रहे हैं तो 100% अपने आप को क्या रखना है, यहाँ पे ईमानदार रखना है। साथ ही साथ जितनी भी चीजें होंगी वो होंगी बाल केंद्रित, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो बालक को क्या रखना है, सर्वोपरि रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे समावेशी शिक्षा देनी है, हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली बालकों को आपने अलग बैठा दिया और यहाँ पे जो बच्चे कमजोर हैं उनको अलग से शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है CTET के अंदर, कि यहाँ पे समृद्ध भाषा परिवेश देना है बच्चों को, यहाँ पे समृद्ध भाषा परिवेश देना है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यानी बच्चे को एक ऐसा परिवेश देना है जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भाषा और यहाँ पर चीज़ों को सीख सके। अब जो नया आ रहा है, अगर आपको मिल जाता है प्रिंट समृद्ध परिवेश, है ना, तो प्रिंट समृद्ध परिवेश भी आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर प्रिंट समृद्ध परिवेश जो आजकल दिया जाता है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपने देखा होगा कि अब जो है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, प्राइमरी में आपने देखा होगा चारों ओर दीवारों पे खूब सारे चित्र बने होते हैं, या फिर बच्चों के स्तर के, जो भी बच्चों के स्तर का आपको ज्ञान देना है उससे संबंधित चार्ट्स लगे होंगे खूब सारे विद्यालय में, या फिर नई नई चीजें यहाँ पर दीवारों पर खूब सारी बनी होंगी, कविताएं, कहानी, ABCD 1 2 3 उससे रिलेटेड चित्र, है ना, ताकि बच्चे को एक प्रिंट समृद्ध माहौल मिल सके, साथ ही साथ बच्चा उससे सीख सके। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपके लिए टॉपिक है, साथ ही साथ अगर हम उन पे भी चर्चा कर लेंगे थोड़ी, तो कौन से हैं यहाँ पर जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे, कोहल वर्ग, नोम चॉम्स्की, बार बार आपने सुना है। और न्यू अगर जो हम बात करेंगे, न्यू में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं नोम चॉम्स्की। लेटेस्ट में अगर हम बात करें, है ना, स्किनर, तो ये आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आपके बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपको देखना ही है ना, देखना ही है। NEP 2020, RTE 2009 और NCF 2005, इससे आपकी पेडागोजी बहुत पूछी जाती है। साथ ही साथ आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, अभिकथन और कारण, है ना। यहाँ पर अभिकथन और तर्क, यानी कथन, कारण, अभिकथन और तर्क यहाँ पर बहुत पूछा जाता है, तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये आपके क्या होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आपके प्रैक्टिस बेस होंगे।
यानी आप अगर जितनी ज्यादा कर लेंगे प्रैक्टिस, उतनी ही ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे। अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से चीजों को सीख पाएंगे। साथ ही साथ आपकी अब प्लानिंग क्या होनी चाहिए, 2 महीने हैं आपके पास, 2 मंथ है, 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि 1 हफ्ते भर में अगर आप, यानी 1 हफ्ते में कितने दिन, 7 दिन, और 7 दिन में अगर आपने 6 दिन जो है वो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी आपने जितना भी चीजें तैयार की, जितनी भी चीजें तैयार की, एक दिन ऐसा रखिए, एक दिन ऐसा रखिए, चाहे तो संडे या फिर आप अपने मन का चूज कर सकते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं है। जैसे कि आपने एक दिन चूज किया संडे, उसमें ओवरऑल क्या करें, रिवीजन, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं किया तो जितना आपने पढ़ा होगा उतना आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आप बाद में लगाइएगा। अभी आपका जो काम है वो यहाँ पर क्या है, प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर्स हैं आप वो लगाइए यहाँ पर, और लेटेस्ट वाले जितने भी, बार बार आपको हम बता रहे हैं इसलिए कि लेटेस्ट में जो आपका पैटर्न आ रहा है उसको आप क्या करिए, एनालिसिस करिए। यानी लेटेस्ट में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है उसको एनालिसिस करना है कि कौन से PYQs में टॉपिक पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। टाइप क्या है क्वेश्चंस का, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सीटेट उठा रहा है, कौन से टॉपिक से उठा रहा है, सबसे पहले उसी को ही आप पकड़ लो, उसी को पकड़ लो और उसी को ही आप कवर कर लो। हर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपने जो भी सब्जेक्ट चुना होगा, अब तो चुन ही लिया होगा आपने, है ना। तो जो सब्जेक्ट आपने चुना होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है, अगर कोई सब्जेक्ट आपको लगता है कि वीक है ना, कोई सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि आपका वीक है तो उसको आपको क्या कवर करना है, उसको आपको कवर करना है। यहाँ पे अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि, और आपको टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस दिया ही गया है तो टॉपिक टू टॉपिक आपको कवर करना है। अब आएंगे हम यहाँ पे कि आगे आपको OMR में किस तरीके से जो है अपना जो है एग्जाम हॉल में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है और किस तरीके से आपको जो है OMR में चीजें यहाँ पर जो करनी है वो आपका बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 2 महीने हैं और उस 2 महीने में अभी आपके पास प्रॉपर तैयारी करने का अच्छा टाइम है। तो आपको अभी जो है अपना जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसको आप कवर भी कर सकते हैं यहाँ पर CTET के जरिए, क्योंकि आपको सभी को पता है कि यहाँ पर 75 नंबर की ओवरऑल पेडागोजी आने वाली है। हर सब्जेक्ट से आपको पता है, हर सब्जेक्ट से यहाँ पर 15-15 नंबर की आपको पेडागोजी मिलेगी। तो पेडागोजी को आप प्रैक्टिस बेस से कवर कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप करेंगे प्रैक्टिस उतना ही आपका कवर होगा। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर्स भी लगा लिए तो भी आप पेडागोजी बहुत अच्छे से करने लग जाएंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दीजिए और कोशिश करिए अभी कि सारे प्रीवियस ईयर्स जो हैं उनको एकदम कवर कर लीजिए, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज टॉपिक भी चीज़ें लेकर चलते रहिए साथ में, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी हर सब्जेक्ट का आपने एक एक टॉपिक उठाया और उसको कवर करते रहे। पेडागोजी की आपको यहाँ पर अब एग्जाम जंक्शन पर ओवरऑल कंटेंट मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपका CTET का, मैथ का, साइंस का आपको यहाँ पे टोटल कवर कराया जाएगा। आपको इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, आपको ओवरऑल पेडागोजी यहाँ पर मिल जाएगी कंटेंट के साथ। तो यहाँ पे
आपको जो रणनीति बताई गई है अगर उस पे आपने कर लिया फोकस तो आप 100% एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको हमारे अनुसार अगर चलना होगा, अगर नहीं चले तो फिर गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसी के अनुसार आप वर्क करिए, देखिए नंबर अच्छे आएंगे आपके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एसएसटी की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, उसमें मेरे साथ जुड़ जाइए अगर आपके पास सोशल स्टडी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस, और हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर सीटेट को बिल्कुल पास करेंगे और यहाँ पर 130 प्लस लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।